महाराष्ट्र में शिवसेना में हुई बगावत पर पूरे देश की नजर है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना विधायकों के जरिए उसे विधान परिषद चुनाव में मात देने का श्रेय दिया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के सियासी उठापटक की कहानी इतनी भर नहीं है। बीजेपी का एक नेता इस सियासी महासंग्राम के पीछे अहम रोल निभा रहा है। वो नेता कौन है, बता रहे हैं आज तक संवाददाता गोपी घांगर। मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। एकनाथ शिंदे जी हमारे मित्र हैं। हमने बहुत साल एक साथ एक दूसरे के साथ हमारा काम करने का अनुभव है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद ये उद्धव ठाकरे की ताजा तस्वीर है, जिसमें उनका चेहरा या फिर उनके हाव भाव सब कुछ शिवसेना में बड़ी गड़बड़ी की खबर देते हैं। सवाल यह है कि जो शिवसेना अपने तीखे तेवरों के लिए जानी जाती है, उसके सुर नरम करने वाला कौन है? वो कौन है जिसके बल पर एकनाथ शिंदे सीधे उद्धव ठाकरे को ललकार रहे हैं? अब ये सूरत की तस्वीर देखिए, जो उसी होटल के बाहर की है, जिसमें एकनाथ शिंदे शिवसेना के बाकी विधायकों के साथ डेरा डाले हुए हैं। जिस तरह से उनको वहाँ घेराबंदी में रखा है गुजरात पुलिस, सेंट्रल पुलिस, यही मध्य प्रदेश में हुआ था, यही और भी एक दो जगह पे हुआ है, चलता है। अगर उसी को कोई ऑपरेशन लोटस के नाम से कोई अंजाम देना चाहता है तो हम स्वागत करते हैं, करके दिखाइए। सवाल है कि वो कौन है जो महाराष्ट्र में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का मुख्य सूत्रधार है। महाराष्ट्र में 2.5 साल पहले बीजेपी का जो काम अधूरा रह गया था, उसे इस बार गुजरात से पूरा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उद्धव ठाकरे के विरोधियों की बाँछें खिली हुई हैं। मैंने तो अभी भी फ्लाइट में बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया है। जो संकट मेरे महाराष्ट्र पे, वो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, वो दूर होना चाहिए। संकट मुझे नहीं बचाएंगे हमारे महाराष्ट्र। शिवसेना में सबसे बड़ी बगावत की फिल्म की सबसे अहम शूटिंग सूरत में हो रही है, जिसके निर्देशक गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल बताए जाते हैं, जिन्होंने शिवसेना विधायकों को सूरत में शरण दी है। सूरत के इस होटल की सुरक्षा का आलम यह है कि 500 मीटर दूर तक इसकी बैरिकेडिंग कर दी गई है और होटल के स्टाफ की भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। 2.5 साल पहले ही महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया था, लेकिन वो नाकाम रहा। शायद इसी से सबक सीखते हुए इस बार इस ऑपरेशन की कमान एक ऐसे नेता को दी गई, जिसे जो भी काम दिया जाता है उसे वो पूरा करके ही दम लेता है। CR पाटिल की गुजरात में अहमियत क्या है, उसे आप प्रधानमंत्री के इस रोड शो की तस्वीर से समझ सकते हैं, जिसमें वो और राज्य के मुख्यमंत्री PM के साथ सवार हैं। याद कीजिए, आपने क्या कभी किसी प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष को PM के साथ रोड शो में इस तरह से देखा है? गुजरात में CR पाटिल को PM की आंख और कान माना जाता है, जिन्होंने PM के दिए हर काम को अपने अंजाम तक पहुंचाया है। इसीलिए CR पाटिल के विरोधी भी उन्हें गुजरात का सुपर CM तक कहते हैं। और गुजरात के जो असली मुख्यमंत्री हैं CR पाटिल साहब, ईशुदान जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री CR पाटिल नहीं है, भूपेंद्र पटेल है। असली मुख्यमंत्री तो CR पाटिल है। सरकार तो CR पाटिल चलाते हैं। भूपेंद्र भाई पटेल तो नाम के मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र से CR पाटिल का यही रिश्ता ऑपरेशन लोटस में बहुत कारगर साबित हुआ, जिसे पूरा करने के लिए वो सोमवार देर रात ही जुट गए। CR पाटिल का सुबह गांधीनगर में योग दिवस का कार्यक्रम था, लेकिन उसे कल रात ही रद्द कर दिया गया। CR पाटिल रात को ही सूरत के लिए रवाना हो गए, ताकि शिवसेना के बागी विधायकों को ठहराने का इंतजाम किया जा सके। बताया जाता है कि गांधीनगर से सूरत के रास्ते में ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के बागी किस होटल में रुकेंगे, पुलिस का बंदोबस्त कैसा होगा, इसका पुख्ता इंतजाम करके CR पाटिल ने शिवसेना को बैकफुट पर डाल दिया।
विधायक को वहाँ जो उनके कब्जे में है, वो उसने कल रात को भागने की कोशिश की थी वहाँ से। देखिए विधायकों की मानसिकता देखिए, वो वहाँ से भाग रहा था वापस आने के लिए, और भी 4 विधायक उनके साथ थे। गुजरात पुलिस ने जाकर उनको पकड़कर वापस वहाँ बंद कर दिया। क्या यही ऑपरेशन लोटस है? यही डेमोक्रेसी है? ये सीआर पाटिल ही थे जो सोमवार देर रात को करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में सूरत पहुंचे। सूरत जो कि उन्हीं का गढ़ है, और यहाँ पे होटल में सुबह तड़के तक मौजूद रहे और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की प्लानिंग में लगे रहे। दावा है कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के लिए सीआर पाटिल एकनाथ शिंदे के संपर्क में काफी समय पहले से थे। सीआर पाटिल महाराष्ट्र के जलगांव से आते हैं। वो शिवसेना के कई विधायकों के संपर्क में थे, जिसमें पारोल से एमएलए चिमनराव पाटिल और पचोर से किशोर पाटिल शामिल हैं। मराठा समुदाय से आने की वजह से शिवसेना विधायकों से संपर्क करना सीआर पाटिल के लिए आसान हो गया। शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं है, इसकी सबसे पहले खबर राज्यसभा चुनाव में ही मिल गई थी, लेकिन विधान परिषद के चुनावों में शिवसेना की हकीकत बेपर्दा कर दी। नतीजों से साफ हो गया कि शिवसेना के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जिससे शिवसेना के विधायकों को अंदेशा हो गया कि ऐसा करने से उनकी उद्धव ठाकरे के सामने पेशी हो सकती है। ऐसे में शायद बीजेपी की रणनीति के तहत शिवसेना के बाकी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों के साथ सूरत पहुंच गए और महाराष्ट्र में सरकार पर संकट पैदा हो गया। अगर मुंबई पुलिस को सूरत में जाने का मौका मिला तो लगभग जो आंकड़ा बोल रहे हैं उसमें से सभी विधायक लगभग वापस आ जाएंगे। शिवसेना की इस लाचारी की वजह बीजेपी का वो चक्रव्यूह है जिसे गुजरात के नवसारी से सांसद और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने तैयार किया। टेक्नो सेवी नेताओं में शामिल सीआर पाटिल बीजेपी के लिए पहले भी बड़े से बड़ा असंभव काम करते रहे हैं। 2019 में सीआर पाटिल को चुनावी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई। काशी से ही नवसारी का चुनाव लड़ा और ना वो पाटीदार है और ना ही गुजराती, लेकिन जातिवादी इस राजनीति में ऐसा समीकरण उन्होंने बिठाया कि अब वो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष है। ये सीआर पाटिल ही थे जिन्होंने साल 2015 में पाटीदार आंदोलन के जोर के बावजूद बीजेपी को जिताया। पिछले विधानसभा चुनाव में पाटीदार के विरोध के बावजूद बीजेपी ने सूरत की 16 में से 15 सीटें जीतकर एक बार फिर सरकार बना ली। बिना विरोध के गुजरात की पूरी कैबिनेट को बदलने का श्रेय भी सीआर पाटिल को ही जाता है। इसके अलावा सीआर पाटिल पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विकास कार्यों को लागू करने का काम भी देखते रहे हैं। गुजरात में सीआर पाटिल बीजेपी को 150 सीटें जिताकर विपक्ष की सारी उम्मीदों पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, लेकिन उनकी नजर साथ के महाराष्ट्र पर भी है, जहां उन्होंने शिवसेना में असंतोष का फायदा उठाकर बीजेपी के लिए कई मौके तैयार कर दिए हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत से सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार ही नहीं गिरेगी, बल्कि इसका असर बीएमसी चुनावों से लेकर ठाणे नगर निगम चुनाव तक होगा। शिवसेना में टूट से राष्ट्रपति चुनाव में वोट भी बढ़ सकता है। यहाँ तक कि शिवसेना की तरह कांग्रेस और एनसीपी में भी भगदड़ मच सकती है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान का असर दूर तक होगा, जिसके सूत्रधार गुजरात बीजेपी अध्यक्ष माने जा रहे हैं। सूरत से गोपी गांगर के साथ आज तक ब्यूरो। 2.5 साल पहले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत की थी। तब सत्ता बीजेपी के करीब आकर भी दूर चली गई, लेकिन अब शिवसेना में बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे अकेले नहीं हैं। वो 33 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले विधायकों की सूची भी आई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। – 2019 में उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं होते तो राज्य की कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में होती। शिवसेना के कद्दावर नेता की इस कसक को बीजेपी ने भुनाया और ऑपरेशन लोटस के नए अध्याय की शुरुआत कर दी, जिसने शरद पवार की पावर से बनी इस सरकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। बहुत सारे मिले, उन्होंने शिवसेना के निर्णय के खिलाफ निर्णय ले लिया है और अभी बहुत ही कुछ दिनों में वहाँ देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनेगी। वहाँ क्लियर मेजॉरिटी मतलब एकनाथ शिंदे जी को साथ मिलेकर बीजेपी सरकार को बना सकती है। कुछ बदलाव करना या किसी को वहाँ मौका देना वो उनका इंटरनल इशू है, जो शिवसेना की लीडरशिप इस पर
जो कुछ तय करेंगे इसके साथ हम रहेंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में वहाँ जो गवर्नमेंट चल रही है इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता हमें व्यक्ति नहीं। पवार चाहे जो कहें, लेकिन सूरत के होटल में शिवसेना विधायकों की ये तस्वीर महाराष्ट्र में बड़ा सियासी खेल होने की खबर दे रही है। ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने विरोधी पार्टियों की सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बनाई है, जिसमें मध्य प्रदेश और कर्नाटक सबसे प्रमुख है। मार्च 2020 में एमपी की कमलनाथ सरकार को ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत ने गिरा दिया। सिंधिया को राहुल गांधी का करीबी माना जाता था, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद के लिए नजरअंदाज करने से नाराज थे, जिसे बीजेपी ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इसी तरह साल 2017 में कर्नाटक में बीजेपी 105 सीट जीतकर भी सरकार बनाने से चूक गई। इसका नतीजा ये हुआ कि 79 विधायकों वाली कांग्रेस और 37 विधायकों के साथ जेडीएस ने कर्नाटक में गठबंधन सरकार बनाई, जो 2 साल में ही गिर गई और एक बार फिर बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस नाकाम रहा। अजीत पवार की बगावत के बावजूद शरद पवार ने बीजेपी के मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया, लेकिन बीजेपी लगी रही और उसने आखिरकार शिवसेना में असंतोष का फायदा उठा लिया। बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता की भविष्यवाणी सच साबित हुई है और बीजेपी देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बन गई। बीजेपी की इस कामयाबी के सफर में शिवसेना भी शामिल रही। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में अलग हो गए, लेकिन तब रिश्तों में इतनी कड़वाहट नहीं थी। मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है। इस चुनाव के बाद बीजेपी शिवसेना एक बार फिर दोबारा साथ आ गए, लेकिन 2019 में मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों अलग हो गए। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी वैचारिक विरोधी एनसीपी और कांग्रेस से समझौता कर सत्ता हासिल कर ली, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री का कार्यकाल आसान नहीं रहा। ऐसी खबरें आती रही कि शिवसेना के विधायक सरकार में एनसीपी के दबदबे से नाराज हैं। फिर उद्धव ठाकरे के बीमार होने के बाद उन पर पार्टी के नेताओं से कट जाने के आरोप लगे और इसका नतीजा आखिरकार उनके खिलाफ बगावत के रूप में सामने आ चुका है। गोपी घांगर, सूरत, आज तक।